हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं नेशनल साइंस ओलंपियाड क्लास 9th केमिस्ट्री के साथ। हमने हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है, एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लिया है अलग अलग लेवल्स के। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी चल रही है हमारी पीवाईक्यूज की सीरीज, जिसमें हम आज देखने वाले हैं 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें लेवल 1 में केमिस्ट्री के क्या क्वेश्चंस आए थे। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड्स, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यह सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस X आर, मेल्टिंग पॉइंट है उसका 110 डिग्री सेल्सियस माइनस एंड बॉइलिंग पॉइंट है -85 डिग्री सेल्सियस। ओके, एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ टेम्परेचर्स विल X एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। इनमें से कौन से टेम्परेचर्स के रेंज में X जो है वो लिक्विड के जैसा एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहला दिया है -125। अब -125 तो और इस तरफ को होता है, 110 के और लेफ्ट साइड पे छोटा है, पर हमारा लिक्विड तो 110 पे बन रहा है ना, तो ये वाला तो रिजेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं -100। अब -100 इधर आता है, इसका मतलब यहां पे तो लिक्विड है। दूसरा दिया है -95, तो -95 भी -85 के पहले आता है। इसका मतलब इन टेम्परेचर्स के बीच में लिक्विड रहेगा हमारा सब्सटेंस X, तो ये बिल्कुल सही है। ओके, सो नेक्स्ट बिटवीन 100 एंड 60, तो 100 तो ठीक है, मगर -60 जो है वो इधर आता है, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि यहां तो गैस के फॉर्म में आ गया हमारा सब्सटेंस। और लास्ट है -210। अब -210 तो बहुत लेफ्ट पर है, बहुत कम टेम्परेचर है, तो इस पे तो सॉलिड के फॉर्म में है, तो आंसर बी होना चाहिए। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। शनाया was given 3 unknown metals W, X and Y. She performed the following experiments to check their reactivity. उसने कुछ experiments किए जिसमें reactivity check करना था उसको। If reaction occurred only in beakers 3 and 4, then which of the following represents the correct reactivity order of the given metals? सिर्फ 3 और 4 में ही रिएक्शन हुई है, तो चलिए देखते हैं। 3 में हुई है मतलब Y की रॉड डाली थी और X जो था उसका सॉल्ट सोल्यूशन था। ये 8th क्लास का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नाम का एक चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सो आप अपने जो 9th क्लास का, आपका जो 9th ग्रेड का सिलेबस है, उससे थोड़ा सा नीचे 8th को भी रीड करके जाएं एक बार अच्छे से, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो देखिए, यहां पे उन्होंने पहले Y का रुख दिया है, Y की रॉड है, और Y की रॉड मैंने X के सोल्यूशन में डाली हुई है। रिएक्शन हुई है मतलब Y ने X को डिस्प्लेस किया है, Y ने X को डिस्प्लेस किया है मतलब Y ज्यादा रिएक्टिव है और X कम रिएक्टिव है। ओके, अब 4th वाले में देखो, Mg की रॉड मैंने Y में डाली है, तो Mg ने इसका मतलब Y को डिस्प्लेस किया है। अगर रिएक्शन हुई है तो ये वही है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेयर अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, है ना। सो सबसे ऊपर आ गया Mg। तो अब जो ऑर्डर, जो भी हमारा जो आगे ऑप्शंस आने वाले हैं, उन ऑप्शंस में जिसमें भी ऑर्डर Mg Y X होगा वो सही आंसर होगा। वैसे हमको यहाँ पे W भी दिख रहा है, तो W को अब देखते हैं, इंक्लूड कर देंगे बीच में, क्योंकि इन दोनों को देख के तो W समझ नहीं आ रहा है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए अब हमारा ये ऑर्डर कहाँ दिख रहा है हमको, Mg सबसे ज्यादा, तो Mg ये रहा, फिर उसके बाद Y, फिर उसके बाद Y, और फिर X, W ये रहा बीच में। और कहीं भी ये ऑर्डर बाकी तीनों ऑप्शंस में मिल ही नहीं रहा है। यहां सबसे ज्यादा Y को बोला है, बल्कि Y कम है। यहां सबसे ज्यादा X को बोला है, X सबसे कम है। यहां W को बोला है और Mg को सबसे कम किया है, तो गलत है। W की पोजीशन से हमें मतलब नहीं है, हमारे बाकी तीन तो इन लाइन आ रहे हैं ना, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इन लिक्विड स्टेट्स substances X and Y are miscible with each other. If melting point and boiling point of X are -90 degree and 70 degree, तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं melting point, यहां लिखते हैं boiling point, और यहां पे हम डालते हैं substance
एक्स एंड वाई। ठीक है, तो देखिए सब्सटेंस एक्स की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट है -90 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 70 डिग्री सेल्सियस, और जो y है उसका उन्होंने दिया हुआ है -88 डिग्री सेल्सियस और ये दिया है 107 डिग्री सेल्सियस। अब उन्होंने बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग देयर सेपरेशन। तो रिगार्डिंग सेपरेशन अगर हम पॉइंट्स को देखें तो पहले पॉइंट में वो बोल रहे हैं एट रूम टेम्परेचर x एंड y बोथ आर वॉलेटाइल लिक्विड्स, x और y दोनों रूम टेम्परेचर पे वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, ऑब्वियसली चीजें उड़ रहे हैं तो सही लिखा है, कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट के बाद होता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट में देखो कितना डिफरेंस है, 30 से भी ज्यादा डिफरेंस है, बल्कि हमने पढ़ा है सेपरेशन टेक्निक्स चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर में कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी यूज होता है जब 25 डिग्री से कम का डिफरेंस हो, यहां 30 से भी ज्यादा है। पहला ऑप्शन गया। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से तो हो ही नहीं सकता भाई, डिस्टिलेशन तो हमें करना ही पड़ेगा, हटाओ इसे। फिल्ट्रेशन से कैसे करोगे, दोनों लिक्विड्स हैं, हटाओ। आखिरी देखिए लिखा हुआ है सिंपल डिस्टिलेशन, दिया है सिंपल डिस्टिलेशन। सो एट रूम टेम्परेचर x एंड y बोथ आर लिक्विड्स हेंस कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सिंपल डिस्टिलेशन से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर 30 से ज्यादा है और दोनों लिक्विड्स हैं, ठीक है, और वो भी यहां मेंशन्ड भी है, मिसेबल लिक्विड्स हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता लिस्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्यू कॉमन सब्सटेंसेस एज शोन इन द टेबल। अब ये प्रॉपर्टीज का कुछ सही गलत कहीं पूछा होगा क्वेश्चन, मुझे टेबल देख के इतना तो समझ आ ही रहा है। देखते हैं जरा। कंबस्टिबल कैंडल होती है, कंबस्टिबल जलती है कैंडल, फ्लेम भी प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल सही। कोल कंबस्टिबल नहीं है, कैसे नहीं है भाई कोल कंबस्टिबल, जलता है कोल, फ्लेम के साथ नहीं जलता, ठीक है, ये गलत है। मैग्नीशियम रिबन कंबस्टिबल में रॉन्ग लिखा है, क्रॉस लगा है, कंबस्टिबल होती है मैग्नीशियम रिबन, आप उसको आग लगाओगे आग पकड़ लेगी वो, और वो भी फ्लेम भी प्रोड्यूस करेगी, ये भी गलत क्योंकि यहां पे फॉर्म्स फ्लेम में क्रॉस दिया है। कैम्फर कपूर, कपूर कंबस्टिबल है, जलता है पर फ्लेम भी तो प्रोड्यूस करता है, यहां क्रॉस लगा है, ये भी गलत। पेट्रोल, पेट्रोल कंबस्टिबल है, जलता है और फ्लेम भी प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही। इसका मतलब 1 और 5 सही दिए हैं, 1 एंड 5 हमारे सही दिए हुए हैं और 2, 3 और 4 जो है वो गलत दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं आपकी भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द करेक्ट वंस आर, करेक्ट वंस पूछे हुए हमसे, तो करेक्ट वंस हमारे क्या है 1 और 5, सो 1 एंड 5 ओनली। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, A brief information about two atoms P and Q is given below। नीचे P और Q के दो एटम्स के इंफॉर्मेशन दी हुई है उसने, ठीक है। क्वेश्चन में which of the following is correct about these two atoms? Electronic configuration of P is 242 while that of Q is 26। 242 हो ही नहीं सकता क्योंकि जब तक ये वाला शेल पूरा 8 इलेक्ट्रॉन से नहीं बरसाता अगले वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत। बोथ P and Q कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बिल्कुल भी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है क्योंकि इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, ठीक है, और इस वाले में 8 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, मैं मास से समझ पा रहा हूं इनके, है ना, और ये भी गलत हो गया हमारा। P and Q both have 2 इलेक्ट्रॉन शेल्स, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन के शेल्स हैं, ठीक है। सो P का और Q का दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,8 है ना, 2,6, 2,6, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं दोनों में, ये स्टेटमेंट सही है। और बोथ P and Q हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन सी सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। A given sample of phosphorus contains 0.25 moles of phosphorus molecules. The number of moles of phosphorus atoms, number of phosphorus molecules and number of phosphorus atoms present in the given sample are respectively। चलिए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है 0.25 मोल हमारे पास फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब फॉस्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर मॉलिक्यूल्स हमारे पास 0.25 मोल्स हैं तो 0.25 मोल्स में भाई मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो भाई 0.25 इंटू 4 कर दो आप एटम्स का मोल निकालने के लिए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स है ना, तो 0.25 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे 0.25 इंटू 4, तो 0.25 इंटू 4 कितना होता है 1, तो नंबर ऑफ एटम्स
जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फास्फोरस एटम्स है वो 1 है, तो यहां 1 कहां दिया है, देखो इसमें दिया नहीं है, गलत, यहां 4 दिया है, गलत, यहीं पे 1 दिया हुआ है, ये सही है, और कहीं है ही नहीं 1, लो अब सही आंसर ही मिल गया हमको। फिर भी चलो हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल्स, अब नंबर ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल्स, नंबर पूछा है उन्होंने फास्फोरस मॉलिक्यूल्स का, ठीक है भाई, तो देखो नंबर पूछा है फास्फोरस मॉलिक्यूल्स का, कितने मोल्स बोले हैं उन्होंने, 0.25 मोल्स, है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, हमें n निकालना है, तो 0.25 इज इक्वल्स टू n अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल्स टू n का आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23, ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23 आएगा, आप चेक कर सकते हैं इसको। ओके, सो 1.5 ये दिया भी है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23, और लास्ट पूछा है उन्होंने कि नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, नंबर ऑफ फास्फोरस एटम पूछा है, पहले उन्होंने मोल्स ऑफ फास्फोरस पूछा था, तो हमारा मोल कितना निकला था, 1 मोल निकला था ना, तो नंबर ऑफ फास्फोरस एटम कितने हो जाएंगे, एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, तो सीधा सीधा सही है, 6.022 इंटू या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ऑप्शन सी करेक्ट है, देखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The given figure contains figure represents the fractionating column used for refining petrol, WXYZ। ओके, WXYZ उन्होंने पूछा और पूछा है कौन सा सबसे ऊपर निकलेगा, ठीक है, तो आपको हम बता दें, हमें ऑर्डर में बताना है ना WXYZ क्या होगा, तो W होगा गैसोलीन, मुझे डायग्राम से ये चीज याद है, डायग्राम से आपको भी याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा रिमेंबरिंग वाली चीजें हैं, रिमेंबरेंस वाली चीजें हैं, तो गैसोलीन सबसे ऊपर है, फिर केरोसिन है, एक्स पे डीजल है और फ्यूल ऑयल है, ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, ठीक है। सो गैसोलीन, केरोसिन, डीजल और फ्यूल ऑयल, फ्यूल ऑयल सबसे नीचे और वो जो सबसे ऊपर जाता है वो गैसोलीन होता है। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम विथ मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन कोड्स। ओके, चलिए देख लेते हैं। सो हम सबसे पहले देख लें, हमारा आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं, रेयन को बोलते हैं। पीवीसी क्या है, एक थर्मोप्लास्टिक है। बैकेलाइट क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और टेरिलीन क्या है, पॉलिस्टर को एक टाइप है ना टेरिलीन। ओके, सो ये हो गया ए, तो क्या है 1D, तो देख लेते हैं भैया, ए से देख लो, A3 कितनी जगह है, A3 यहां भी है, A3 यहां भी है, फिर B4 यहां है बस, फिर C2 ओके, एंड D का 1, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन ए होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, ये हमने, ये भी 8th क्लास का है, ये भी 8th क्लास का क्वेश्चन है, वो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। अब आप सोचिए, मोस्टली 9th में वो 8th के कुछ पार्ट्स पूछते ही हैं, फिक्स्ड बात है वो, ठीक है, ऐसे ही 10th में वो 9th का पूछते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। Study the given Venn diagram carefully. Which of the following colloidal systems correctly represent points 1, 2 and 3? तो देखिए भाई, ये Venn diagram दिया हुआ है उनने, और ये पूछा है इसमें से 1, 2 और 3 को करेक्टली कौन रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए ये देखते हैं अब कि यहां सबसे पहले 1 का क्या दिया है। देखिए, लिक्विड और सॉलिड स्टेट दिया है, मतलब सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड यहां पे कौन है, हमारा पेंट है, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड पेंट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पूछा हुआ है, तो सेकंड यहां पे क्या है, देखिए सेकंड है सॉलिड और गैस। तो सॉलिड और गैस फेज में क्योंकि हमारा पेंट सिलेक्ट हुआ है, तो हम ये देख लेते हैं सॉलिड और गैस। स्मोक जो होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स इन गैसियस फेज होते हैं ना, गैसियस मीडियम, तो सॉलिड पार्टिकल्स इन गैसियस मीडियम, ये भी हो गया। अब थर्ड आता है, देख लीजिए, तो यहां क्लाउड दिया हुआ है, और थर्ड का कॉम्बिनेशन क्या है, लिक्विड और गैस। तो क्लाउड तो ऐसे ही बनता है ना, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर, जब वो आपस में एक साथ व्हेन दे कम टुगेदर तो दे फॉर्म क्लाउड। तो ये ऑप्शन हो गया सी, चेक करते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए वो आपकी जो कोलॉइड की टेबल है ना चैप्टर 2 में, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, उसको अच्छे से थरो होके याद कर लेना चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आगे
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, गलत पूछा है, इनमें से गलत कौन है? टेम्परेचर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, ये सही स्टेटमेंट है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता जब चेंज ऑफ स्टेट होता है। तो ड्राई आइस गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ड्राई आइस जो है वो सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है 1 atm के प्रेशर पे, बिल्कुल सही है ये वाला भी। लोअर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंडिकेट्स वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कम बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है तो ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज जनरली हायर देन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये गलत है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कम होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होती है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ फोर्थ है, ऑप्शन डी। चलिए चेक करें, ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, the electronic structure of atom W, X and Y are shown in the given figure. Study the structure carefully and select the correct statement. हमें यहाँ पे correct statement बताना है। देखिए, atoms X and Y will have same valency as their nucleon number is same. Nucleons मतलब समझते हो क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने वाले पार्टिकल्स। तो अगर किसी का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम है तो क्या वैलेंसी सेम हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि न्यूक्लियन नंबर जिसका सेम होता है वो आइसोबार होते हैं, और जो आइसोबार होते हैं वो एटम्स ही अलग अलग होते हैं। तो दो अलग अलग एटम्स हैं जिनका मास सेम है, उनकी वैलेंसी सेम है, ये बोल रहे हैं कि उनकी वैलेंसी सेम है, पर उनकी वैलेंसी सेम नहीं होगी, क्योंकि जिन एक्स और वाई की वो बात कर रहे हैं उनमें 18, एक में 18 प्रोटॉन है, एक में 20 प्रोटॉन है, तो वैसे भी इनका वैलेंसी अलग होनी है, इसकी वैलेंसी 0 होगी, इसकी वैलेंसी 2 होगी। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एटम W and X are different isotopes of same element as they have same number of neutrons. इनने बोला है W और X जो है वो आइसोटोप्स हैं, तो W और X आइसोटोप्स कैसे हो सकते हैं? इसके 19 प्रोटॉन है, इसके 20 प्रोटॉन है, और आइसोटोप होने के लिए आपका प्रोटॉन का नंबर तो सेम होना चाहिए, प्रोटॉन का नंबर तो सेम होना चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, मतलब हमारे 1 और 2 गलत है। थर्ड, एटम W and Y will react to form W2Y। अब जैसे पहले ही बता दिया, जब इसकी एटम Y की वैलेंसी 0 है, इसकी वैलेंसी ही 0 है, तो जब वैलेंसी 0 है तो भाई कहां से रिएक्ट करेगा किसी के साथ? तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, कहां से कंपाउंड फॉर्म करेगा भाई? तो वैलेंसी 0 है। और लास्ट है, एटम्स X and Y आर आइसोबार्स एज दे हैव सेम न्यूक्लियन नंबर। तो जो एटम्स हमारे X और Y है वो आइसोबार्स हैं। चलिए चेक करते हैं। तो एटम्स X और Y आइसोबार 20-20 40 मास, 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन, ये भी 40, तो दोनों का मास 40 है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास आर नोन एज आइसोबार्स। ये स्टेटमेंट सही है हमारा फोर्थ वाला, तो ओनली फोर्थ इज करेक्ट, ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हमारे यहां पे ये वाला PYQ के भी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स के YouTube चैनल पे अगर आपको अपने वीडियोस को सीक्वेंस में देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट को सर्च करें। अगर प्लेलिस्ट को ढूंढने में भी कोई दिक्कत आ रही है, प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है किसी कारण से, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं। वहां जाके आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो पूरे कोर्सेज दिए हुए हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ओलंपियाड मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, अपनी क्लास सिलेक्ट करिए, 9th और 10th में से 9th किया, यहां आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे। केमिस्ट्री पे वॉच नाउ पे हमने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे चैप्टर्स आएंगे, जिस पे भी क्लिक करना है उस पे क्लिक करिए, चैप्टर जो देखना है आपको, एक ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा और उस ड्रॉप बॉक्स में आपके सारे चैप्टर्स सीक्वेंस वाइज टॉपिक्स दिए होंगे। ये चैप्टर्स भी सीक्वेंस वाइज है और टॉपिक्स भी हर चैप्टर के अंदर सीक्वेंस में दिया है। जितनी बार आपको अपना वीडियो देखना है, वॉच नाउ पे क्लिक करके आप उतनी बार अपना वीडियो देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक NCERT CBSE, स्टेट बोर्ड्स, NTSC, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, अपने रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, so that together we can improve the quality of education and keep watching Magnet Brains. Thank you.